नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज विचार है कि एक ऐसा मसला जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके विरुद्ध उठाया गया है, जो 12-13 वर्ष पुराना है और जिसके विषय में केंद्रीय सरकार या जिसको कहा जाए मोदी सरकार, वो 12-13 साल भांग पीकर या तो सोती रही, या इसको कह सकते हैं कि ये नशेड़ी सरकार है जो नशा करके पस्त पड़ी हुई थी। 12-13 साल से ये धमकी देकर कि आप सोनिया जी जमानत पर बाहर हैं, राहुल भाई आप जमानत पर बाहर हैं। जो नेशनल हेराल्ड केस है, कल उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जबकि पैसे का लेन देन कुछ हुआ नहीं है, ना कोई पैसा आया ना कोई गया, तो ईडी ने एक्शन लेते हुए, जैसे वाड्रा साहब के साथ वो 2 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उन्होंने केस की चार्जशीट फाइल कर दी है और उसकी सुनवाई 25 तारीख को है। अब देखने वाली बात यह है कि केस जो है उसमें 2-3 व्यक्ति जो नामजद हैं वो तो इस लोग कर छोड़कर गमन कर गए हैं। उनको कैसे बुलाओगे भाई साहब आप, ये भी तो बता दो। और फिर ये इसमें जो ईडी ने राहुल जी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल की है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनको उसका संज्ञान, तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल की निर्धारित की है। इस मामले में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा विस्तार से कि आगे क्या हो सकता है। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये कार्रवाई जो है वो वैमनस्य से की गई है। इसको राजनीतिक हथकंडा, इसके अंतर्गत की गई कार्रवाई को कहा जा सकता है। अब प्रवर्तन निर्देशालय है, आज तक उसका अगर कथित रिकॉर्ड देखा जाए तो 5-6 हज़ार केस करने के बाद भी मात्र 35 या 40 केसों में वो कन्विक्ट जो है लोग वो हो गए हैं। इसका जो सफलता का प्रतिशत है वो 1% भी नहीं है। और जो राजनैतिक लोग हैं उनके खिलाफ, करीब करीब 200 लोगों के खिलाफ जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस किए या कुछ भी किया, उसमें बहुत सारे केसों में ईडी को मुंह की खानी पड़ी है। उसमें संजय जो हैं राउत, उसके विषय में देख ले, ईडी ने कहा केस ही नहीं बनना चाहिए। हमारे झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उनके विषय में आप देख लें। अरविंद केजरीवाल के विषय में आप देख लें, संजय सिंह के विषय में देख लें, और सत्येंद्र जैन साहब के विषय में देख लें, आप मनीष सिसोदिया के बारे में देख लें। मतलब जितने भी लोग मोदी साहब का विरोध करेंगे उनको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है, ऐसे उसको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। ये मोदी साहब का फंडा है। 2002 के दंगों का कसूरवार, मतलब जो कत्लो गारत वहाँ कराया उन्होंने, उन सबसे कैसे कैसे छूटे, किन किन लोगों को, 7-8 लोग हैं जिनको बड़े बड़े पद दिए गए, राज्यपालों के दिए गए, हाई कोर्ट के जज बनाए गए, इन सब बातों से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। वो तो पाक साफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, और उन्होंने अपनी माँ और पत्नी को छोड़ दिया था देश के लिए,
और अभी अभी एक रिसेंटली उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बनाए। तो आपको सनद रहे मोदी साहब, 7-8 मुस्लिम इसी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी मुस्लिम को लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या एमएलए बनाएं, टिकट दें, चुनाव लड़वाएं और उसकी फेवर में आप कैंपेन करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी जो नफरत को पाले रखता है अपनी बगल में, उससे इस तरह की उम्मीद करना मुझे लगता है शायद वो बेईमानी होगा। तो आते हैं अपने विषय पर। कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है, इस अभियोजन की शिकायत दर्ज की है। अब 25 अप्रैल को क्या होता है, वहाँ आरोप पत्र में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, सैम पित्रोदा शामिल हैं और इससे पूर्व भी सैम पित्रोदा का पहले भी जो है वो नाम आया और वो हिंदुस्तान में रहते भी नहीं हैं। ये इसकी शुरुआत जो हुई वो आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सोनिया गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट में पूर्व में जमानत मिल चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब राहुल व सोनिया को पीएमएलए के तहत जमानत लेनी होगी, एक फ्रेश जमानत जो है वो लेनी होगी। और अन्य आपराधिक मामलों की तरह ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन सारी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि जमानत ना हो। परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है किसी व्यक्ति के बुरा सोचने से बुरा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। उधर विशेष जो है न्यायाधीश विशाल गोगने साहब ने कहा है कि अभियोजन पक्ष की वर्तमान शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर विचार किया जाएगा। ये पहली बार है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इससे पहले कभी भी इस प्रकार की दुश्मनी नहीं निकाली गई प्रधानमंत्री द्वारा। ये पहला प्रधानमंत्री है, ये बड़ा बेजोड़ प्रधानमंत्री है। वहीं ईडी ने शनिवार को 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस द्वारा नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए उन्हें नवंबर 2023 से जब्त किया गया था। वो आज भी जब्त हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इसको कहाँ तक किया जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे मोदी और शाह साहब कांग्रेस के इन दो सबसे बड़े लीडरों और बाकी जो 5-6 लोग और हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। और पार्टी अब इसके विरोध में, कांग्रेस जो है देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर आज बुधवार है तो विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ये जानकारी मंगलवार को कांग्रेस महासचिव संगठन ने किसी वेणुगोपाल साहब ने कहा था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह साहब धमकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल शाह साहब तो जेल में भी अच्छी खासी हवा खा के आए हैं, तड़ी पार रहे हैं। 2 वर्ष उनको गुजरात से बाहर निकाल दिया गया था, तो अपना जमाना जरा याद कर लें। और कई हत्याकांडों में भी उनका हाथ रहा है। ये बात उनके खिलाफ इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि उन्होंने न्यायालय में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और उनकी हियरिंग भी हुई। अब मामले की सुनवाई 25 तारीख को है और सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो अभी लाइव हैं। तो आज उनका क्या स्टैंड होगा, देखने वाली बात ये होगी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में ये 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने की नोटिस जारी किया है। एक बात मैं यहाँ प्रश्न करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 700-800 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो बनाए हैं उसका पैसा कहाँ से आया है, जरा उसका हिसाब भी देना चाहिए मोदी साहब को, शाह साहब को।
अगर नहीं देते तो मैं तो मानता हूं या तो वो चोरी का पैसा है, बीजेपी ने चोरी किया है, या वो एक्सटॉर्शन का पैसा है, वो नंबर 2 का पैसा है। जमीन के खरीद फरोख्त में, जैसा कि सर्वविदित है, पूरे भारत में ऐसा चलन रहा है कि कैश का पैसा भी दिया जाता है, नंबर 2 का पैसा भी दिया जाता है, चेक से भी पैसा दिया जाता है, और बैंक से भी पैसा दिया जाता है, और आरटीजीएस से भी दिया जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी आरएसएस का जो 3 बिल्डिंग बनाई है 10-10 मंजिल की, उसका भी ब्यौरा देना चाहिए उनको, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनके तलवे चाटू बनी हुई है। तो कैसे वो हिसाब दें? और करीब 700-800 जो डिस्ट्रिक्ट आपने ऑफिस बना लिए अपने, और 5 लाख स्क्वायर फीट का जो आपने ऑफिस अपना भारतीय जनता पार्टी का बनाया, उसका पैसा जनाब कहाँ से आया? जरा उसके विषय में भी बात करनी चाहिए आपको। अगर आप इतने बड़े ईमानदार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी चाल चरित चेहरा लेकर बैठी है और जो वो कहती है वो करती है, तो मुझे लगता है उसका हिसाब भी देना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी साहब का नैतिकता से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है। नैतिक शब्द उन्होंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है, और उन्होंने वो सारे ओछे और ऐसे हथकंडे जो नॉर्मल राजनैतिक व्यक्ति नहीं लेता, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वो एक्सटॉर्शन से पैसा भी ले लेते हैं, ड्रग कंपनी से भी ले लेते हैं, लोगों की जमानत ईडी में करवा भी देते हैं, फिर उनको टिकट भी दे देते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ठप हो जाती हैं। ऐसे 50-60 लोग हैं जो करप्ट थे, पवार साहब जैसे, अजीत पवार जैसे, और महाराष्ट्र के तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उनकी झोली में बैठ गए हैं, उनकी चरण पादुका को धो रहे हैं और उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट लोग। जबकि अटल जी ने ये कहा था कि अगर मुझे अपना बहुमत सिद्ध करना हो तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्ट है उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये होता है प्रधानमंत्री। आप जैसे नहीं, जो मेलेफिक प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाकर आप केस खुलवाते हैं। बल्कि आपकी एक और सुषमा स्वराज जी हैं जो इस लोक को छोड़कर गमन कर गई हैं। उन्होंने तो सोनिया गांधी जी के खिलाफ इतना जहर उगला था 2004 में कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गई तो उन्होंने राजघाट पर एक बड़ा विचित्र सा डांस भी किया था। मैं सिर मुंडवा लूंगी, चने खाऊंगी, जमीन पे सोऊंगी, सफ़ेद धोती पहनूंगी। तो ये आपकी पार्टी के लोगों का चरित्र है। तो इस चरित्र को लेकर अगर आप कुछ भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रियंका के पति रावत वाड्रा जो हैं वो भी 2 दिन से वो कर रहे हैं, वो गुरुग्राम के शिकोहापुर लैंड घोटाले की जो बातचीत चल रही है उसमें 2000 करोड़ की संपत्तियां और 50 लाख रुपए का कब्जा किया है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उनका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया गया, जबकि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उसमें किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं लिया जाता था। इस कंपनी के शेयर सोनिया व राहुल के पास हैं, 76% हैं वो इस मामले में अपराध में अर्जित आय। जब कुछ लेना देना ही नहीं हुआ पैसे का, तो अपराध में अर्जित आय कहाँ से आई साहब? उसके सोर्स भी तो बताने पड़ेंगे, उसके आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे। 988 करोड़ मानी गई है। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ माना गया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बदले की राजनीति है और बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आपके कुकर्म मोदी जी आपके आगे आएंगे, वो नोचेंगे, खसोटेंगे आपको और आप बिल बिला के रह जाओगे। इसी जन्म में होगा आपके साथ में। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। मतलब कि ये केंद्रीय सरकार का अपराध है।
सोनिया और राहुल कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इसमें निकलेगा कुछ नहीं। कोर्ट इसका संज्ञान लेता है नहीं लेता, और जमानत मिलती है नहीं मिलती, अगर आप में दम है तो चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप इनको जेल के अंदर डाल के देखें, आपको करारा जवाब मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर ये बदले की राजनीति नहीं है तो क्या बीजेपी का कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट लगाई हो, उसको गिरफ्तार किया हो और उसको तंग किया हो, ऐसे कितने नाम हैं जरा वो भी तो गिना दो। वो तो आप गिनाते नहीं, क्योंकि आपके यहाँ जो आ जाता है वो सारे पाक साफ हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं पाप उनके सारे। चाहे वो कौन, आसाम के शर्मा साहब क्यों ना हो, जिनके ऊपर आपने पूरी किताब लिखी थी, पूरा सेशन उड़ा दिया था, आपने होने नहीं दी थी कार्रवाई सदन के अंदर। तो आपका जो चरित्र है वो इस प्रकार का है। अब आप धमकी और राजनीति जो है, धमकी की राजनीति करते हैं, तो ये आपका लेना देना है इसमें। हम तो सिर्फ आपको खुल्लम खुल्ला चेता सकते हैं, और कांग्रेस नेतृत्व चुप रहेगा ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, आपको इस शब्द के अर्थ नहीं आते, क्योंकि आप अनपढ़ मूढ़ निपट गवार व्यक्ति हैं, चौथी फेल हैं, नकली सर्टिफिकेट आप बनाकर बैठे हैं और उसको दिखाते नहीं हैं। आप कहते हैं कि मैं क्यों दिखाऊं, अगर सार्वजनिक जीवन में है तो पारदर्शिता कहाँ मर गई आपकी, वो भी आपको बताना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त हैं, उन्हें अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जो बदतमीज आदमी है, परले दर्जे का बदतमीज आदमी, ऐसा आदमी जो किसी नाम के साथ एक ऐसी गाली देता है फिर बाद में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता है, लानत है ऐसे आदमी को। उन्होंने कहा है, शहजाद पूनावाला ने, कि ये डकैती और वंशवाद का अधिकार नहीं चलेगा, ये जनता का पैसा है, संपत्ति हड़प लेते हैं, कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड मामले में जनता की संपत्ति को अपना बना लिया है, तो सिद्ध भी तो करो भाई साहब। अगर आप सिद्ध नहीं करते, आपने तो लाइव टीवी में जो गाली गलोच किया था, शर्म आती है आपको थोड़ी बहुत? अगर शर्म आती है तो डूब मरो जाकर, अगर नहीं डूब सकते तो राजनीति छोड़ दो। इस प्रकार की ओछी बातें आप करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति परले दर्जे का घटिया इंसान तो हो सकता है, अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो ये आज हमने आपको अपडेट दिया है। बहुत सारे जगहों पर इसके बारे में आज इसके खिलाफ जो है वो बहुत सारे उसमें ये भी खिलाफ इसके प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और जो कांग्रेस का कार्यालय है उसके बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, अकबर रोड के बाहर भी। और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रमुख हैं वो बोले हैं कि गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है, ये तो बात सर्वविदित है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि एक पूरा घटनाक्रम डरा धमकाकर चुप बैठने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो परिवार चुप होने वाला नहीं है। जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं राज्य के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत तो फैलाती है। 3 राज्यों में क्या हो रहा है आप देखें, यूपी में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, आपके पास सिवाय इसके और कुछ है भी नहीं। तो पटवारी साहब ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है, और कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और राउज एवेन्यू के स्पेशल जज
पीसी एक्ट विशाल गोगने का हमने पहले बता दिया है आपको। पीएमएलए 2002 की धारा 44-45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी ने एक नई शिकायत दर्ज की है। इसे धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत डिस्क्राइब किया गया है। यह पीएमएलए 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध है। तो ये जो है आज हमने आपको अपडेट किया है। और ये भी कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 44(1)(c) के तहत सुनवाई उसी अदालत में की जानी चाहिए जिसने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस पर संज्ञान लिया है। दोनों अपराधों का फैसला एक ही क्षेत्राधिकार में किया जाना चाहिए। चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई कर चुके हैं। 5A बहादुर शाह जफर मार्ग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए हैं। और ये जो है ईडी ने 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। तो आपके हाथ में पूरी सरकार है, आप कुछ भी कुर्क कर सकते हैं। राहुल गांधी को 50-55 घंटे की पूछताछ आप पहले कर चुके हैं नेशनल हेराल्ड मामले में। सोनिया गांधी जी को 12-12 घंटे 3 दिन की आप इंक्वायरी कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा आपने सवाल किए थे। ये सब कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी। स्वामित्व एजेएल के पास था, जो नवजीवन हिंदी कौमी आवाज़ उर्दू अखबार भी निकाला करते थे। तो एजेएल ने बताया कि कर्ज क्यों लेना पड़ा। साल 2008 तक 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, इसका प्रकाशन बंद हो चुका था। कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच एजेएल को 90 करोड़ की राशि का ऋण के रूप में दी थी। अधिग्रहण क्यों किया गया? 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से गैर व्यवसायी कंपनी बनी थी, जिसका 76% हिस्सा राहुल और सोनिया जी के पास है। 24% हिस्सा मोतीलाल वोरा, अस्कर फर्नांडिस, दुबे जी, पित्रोदा उनके पास है। यंग इंडिया ने 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण किया था और इसमें एजेएल की 99% हिस्सेदारी उनको मिल गई थी। तो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस किया था और ये सारी हमने आपको डिटेल बता दी है। स्वामी साहब किस प्रकार का चरित्र रखते हैं उनके बारे में खुद बीजेपी भी जो है वो उतना आश्वस्त नहीं है। और आज सुब्रमण्यम स्वामी इनके नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं। अभी उनके खिलाफ भी जरा केस कर देखो, आपको पता चल जाएगा, आपकी सारी कलाई खुल जाएगी। 1938 में नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई थी और आर्थिक संकट में अखबार बंद कर दिया गया था 2008 से 10 में। और 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की थी। 2014 में राहुल और सोनिया को 6 सम्मन भेजे गए थे। 2015-20 के मामले में सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 22 में ईडी द्वारा पूछताछ शुरू हुई, गांधी परिवार पेश हुआ। 2023-24 में ईडी ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया और अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया। और आगे जो है जब तक वारंट जारी नहीं होता जमानत पर संकट नहीं है, ये भी बात है। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, औपचारिक रूप से अपराधी घोषित किया जाएगा। उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को कोर्ट के समक्ष अपने अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने होंगे। कोर्ट तय करेगा कि जब्त की गई संपत्तियों पर सरकार का स्थायी नियंत्रण हो या नहीं। तो 2015 में जमानत दे दी थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। और मेरा तो सीधा साधा प्रश्न है कि मोदी साहब आप ये बताओ कि जो 800 ऑफिसेस और बीजेपी का हेडक्वार्टर और आरएसएस की जो 3 बिल्डिंगें बनी हैं अभी, वो किन पैसों से बनी है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसा है जो गबन करके आपने लिया, चोरी करके लिया, धमका कर लिया, जिसको एक्सटॉर्शन मनी कहा जाता है, वैसे करके लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जो है ये भी कहा कि ये अवैध मनी है, परंतु उस अवैध मनी की मलाई आप चाट रहे हो और आपको शर्म नहीं आती, बेशर्म इंसान हो आप। तो मेरा मानना ये है कि उसका भी हिसाब दो ताकि दूध का दूध और पानी हो सके। इसी के साथ इस एपिसोड को लंबा हो गया, क्षमा चाहूँगा, हम समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से प्रार्थना कि अरुण के शर्मा जो मेरा चैनल है, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप
सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत कमी जो है महसूस हो रही है। इसके साथ ही इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।